जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने। अभी तो सारा आसमान बाकी है। सो हेलो गाइस, आज ही हम इस चैनल की फ़र्स्ट वीडियो लाए हैं और स्टार्ट हम क्लास 10th की साइंस से कर रहे हैं और उसमें भी स्पेसिफिकली हम केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। आगे इस चैनल पे और भी वीडियोस आएंगी क्लास 10th की साइंस से रिलेटेड, 9th की साइंस से रिलेटेड। तो इस चैनल पे बने रहिएगा। सो जो आज हम फर्स्ट केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उससे स्टार्ट करते हैं। सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में आती है ये वर्ड या ये फ्रेज सुनते ही, सो दैट इज़ कि रिएक्शन जो केमिकली हो रही है और उस रिएक्शन की एक इक्वेशन बनाना। ओके, सो केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक्स प्लेस, और ये जो न्यू सब्सटेंस है इसकी न्यू प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, तो क्या है केमिकल रिएक्शन? जिसमें एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे एक न्यू सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज। ओके, अब केमिकल रिएक्शन है तो यानी इसमें केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। ठीक है, अब ये जो केमिकल हमारी रिएक्शंस होती हैं इसमें जो एटम्स होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, एटम्स का रीअरेंजमेंट। एटम्स हमारे रीअरेंज हो जाते हैं। तो जो अब दोबारा अगर मैं बताऊं तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है जिसकी नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक केमिकल चेंज अगर होता है। अब ये चेंज अगर होता है क्योंकि हमारे जो एटम्स हैं उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। अब केमिकल रिएक्शन में जो हमारे ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं। ओके, सो इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स। ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स की इसमें ब्रेकिंग होती है। तो जो एक केमिकल रिएक्शन है उसमें एक जो एलिमेंट है हमारा उसके एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम्स में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि जो एटम्स हैं उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है बस। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन जो अकर होती है उसके अंदर उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो केमिकल रिएक्शन के मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द रिएक्टेंट्स, सेकंड इज द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? दो जो सब्सटेंस पार्ट लेते हैं जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन अकर होती है वो सब्सटेंस होते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नया हमारे पास सब्सटेंस बनता है दैट इज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स हमारे क्या हुए? जिन सब्सटेंस ने केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया, और जो सब्सटेंस बने उन्हें कहते हैं हम प्रोडक्ट्स। तो रिएक्शन कन्वर्ट होता है इसमें प्रोडक्ट में ऑलवेज। तो जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो रिएक्टेंट्स हैं उससे प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि अभी बताया केमिकल प्रोसेस में न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी न्यू प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, सो अब एक केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है, क्योंकि सब जगह ही हमने सबसे पहले एनसीईआरटी में भी आपकी ये दिया हुआ है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, मैग्नीशियम इज Mg। तो जब मैग्नीशियम रिबन को हम हीट करते हैं तो ये एयर में बर्न होता है। तो इसकी मैं एक बार अगर आपको रिएक्शन बताऊं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इसको जब हम हीट करते हैं ऑन हीटिंग, ये हम एरो के ऊपर लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और एज अ कैटलिस्ट इसमें काम करती है हमारी हीट, एंड द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड टेक्स प्लेस। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब जो मैग्नीशियम हमने लिया वो हमने लिया है इन द फॉर्म ऑफ रिबन। ऑक्सीजन हमें पता ही है गैस है, और गैस का सिंबल हम अपवर्ड एरो की से भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है एंड इट इज़ अ वाइट पाउडर। वाइट पाउडर। तो ये पहला हमारा सबसे बेसिक सा एग्जांपल था एक केमिकल रिएक्शन का। अब तो अगर हम इसे एक फ्रेज में बोले तो क्या कहेंगे? जो हमारा मैग्नीशियम है, द मैग्नीशियम रिबन इज बर्नट इन एयर। एयर से हमें ऑक्सीजन मिला है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम
इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन से थे और प्रोडक्ट्स कौन से थे? तो जो रिएक्टेंट्स थे वो थे हमारे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और जो हमारा प्रोडक्ट था दैट वाज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इतना आपको ज़रूर क्लियर। अब अगर आप में से किसी ने ये अपने स्कूल में केमिस्ट्री लैब में किया होगा, या अगर नहीं भी किया होगा, तो मैं बता दूं कि ये रिएक्शन करने से पहले या बिफोर बर्निंग इन एयर जो हमारा मैग्नीशियम रिबन होता है उस पर ना एक हम पहले उसे सैंड पेपर से रब करते हैं। किससे? सैंड पेपर। आपने देखा होगा कि रफ सा पेपर होता है, उससे हम इसे रब करते हैं। रीज़न बीइंग, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो फॉर्म हो जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, और किस पे होती है ये? मैग्नीशियम रिबन पे। तो पहले इसे हटाने के लिए और जिससे हम रिएक्शन कर पाएँ हमें पहले सैंड पेपर से इसे अच्छे से रब करना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये तो हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि हमने मतलब क्या किया। हमने रिएक्शन के टाइम पे पहले हमने क्या किया? सैंड पेपर से उसे रब किया। अब जो हमें दूसरा पॉइंट नोट करना है वो है जब ये कॉम्बिनेशन होता है ना पूरा, मतलब रिएक्शन टेक प्लेस होती है, तो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम आती है जो बहुत ब्राइट होती है। वाइट डेजलिंग फ्लेम जो कि बहुत ब्राइट होती है, बहुत ज़्यादा ब्राइट। ठीक है, कब आती है? व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर। तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही होती है तो एक ब्राइट आपकी लाइट चमकती है जो कि वाइट डेजलिंग फ्लेम हम जिसे नाम दिया गया है। पर हमें इसलिए, जो ये रीज़न है इस वजह से हमें जब ये रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है हमें इसे अपनी आई से थोड़ा दूर रखना है, और स्पेशली नेकेड आई से तो बहुत दूर रखना है, जिससे हमारी आइज़ के लिए हार्मफुल ना हो जाए। ये रिएक्शन थोड़ी आइज़ के लिए हार्मफुल है। तो ये आप केमिकल रिएक्शन अपने लैब में करके देख सकते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ एनी टीचर। तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये ओनली एक केमिकल लैब में हो सकती है, मतलब केमिस्ट्री लैब में हो सकती हैं। ये डे टू डे लाइफ में भी हमारी अकर होती रहती हैं। सो हमारी डे टू डे लाइफ में भी कई हम एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे जब खाना बन रहा होता है तो कुकिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। अब केमिकल रिएक्शन हम कैसे पता करें कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है? तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं वैसे तो, वो तो अभी चलिए मैं आपको बाद में बताऊँगा। कुकिंग जैसे ही हमारे जो फ्रूट्स हैं उनकी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सब हमारे आते हैं केमिकल रिएक्शन में, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, ये तो हम अपने घर में अपने किचन में ही देख सकते हैं। सो अब अगर हम बात करें व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो मैं एक बार एक मिनट से नोट कर दूं। ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? अब थोड़े तो आपको भी पता है क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, मैं एक बार आपको यहाँ पे सही से बता देता हूँ कि केमिकल रिएक्शंस के हमारे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। सो मैंने भी बताया कि कुछ केमिकल रिएक्शंस में गैस निकलती है। फॉर एग्जांपल जब जिंक ग्रैन्यूल्स, मतलब जिंक के जब छोटे छोटे पार्टिकल्स जब रिएक्ट करते हैं विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तो एक गैस निकलती है, और उससे ना ये कभी कभार हम कंफर्म भी कर सकते हैं कि गैस निकली है, यानी कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई है। अब ये जनरली ये जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, जो मैंने इसका बताया आपको जिंक वाला, ये एक्सपेरिमेंट व्हेन वी डिजॉल्व इट इन जिंक के ग्रैन्यूल्स, तो सॉलिड पार्टिकल, जब हम इसे डालेंगे इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। तो जब रिएक्शन होती है ना, तो इसमें एक गैस इवॉल्व होती है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। इसको कंफर्म करने के लिए आप अगर जब इसे एक बर्निंग टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाएंगे नियर फ्लेम, तो एक पॉप साउंड एक इसमें से आती है, जिससे हम ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। ठीक है। सेकेंड पार्ट अगर इसका आएगा कि फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी कह देते हैं कि एक पीपीटी फॉर्म हुआ है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है मैं आपको एग्जांपल की तरह ये बता देता हूँ कि जैसे एक पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लिया हमने, KI सॉल्यूशन, और उसे हमने लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स किया, तो एक येलो प्रेसिपिटेट आएगा लेड आयोडाइड का। अब येलो प्रेसिपिटेट यानी कि हल्का सा एक सॉलिड पोर्शन ना, जो आपकी एक टेस्ट ट्यूब होगी उसके यहाँ पे बॉटम पे फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो येलो ये जो पार्ट होगा हल्का सा सॉलिड, ये तो जैसे आपका लिक्विड है यहाँ पे, तो जो नीचे सॉलिड पोर्शन होगा उससे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है। तो जो मैंने एग्जांपल दिया लेड नाइट्रेट और ये हमारी पोटेशियम आयोडाइड के बीच की जो एक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, इसमें प्रेसिपिटेट बनता है। ऊपर मैंने बताया जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 आपकी एक गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो ये तो हमारे दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर हम बात करें, सो वेट अ सेकेंड। थर्ड है हमारा चेंज इन कलर। सो कुछ केमिकल रिएक्शंस जिन्हें हम कैटेगराइज कर पाते हैं, एक इस कैटेगरी में आती है जिसमें कलर का चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन होता है, जब उसके साथ हम सिट्रिक एसिड मिलाते हैं तो कलर चेंज होता है। सो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? कलर चेंज। सिट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, तो इसमें हमारा कलर चेंज हो जाता है। कैसे होता है इसका? जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना, इसका एक ये बहुत KMnO4, ये हमेशा जाना जाता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक कलर पर्पल होता है इसका। तो जो KMnO4 सॉल्यूशन है, इसे सिट्रिक एसिड के साथ, जो कि हमारा लेमन या फिर सिट्रस फ्रूट्स में होता है, उसमें प्रेजेंट होता है, जब उसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, सो इट्स पर्पल कलर, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक कलर है, वो डिसअपियर हो जाता है और जो सॉल्यूशन है इट बिकम्स कलरलेस। ठीक है। एक ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी होती है। तो कलर चेंज का एक मैंने आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक बता दिया कि जब इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 की सिट्रिक एसिड से, तो जो पर्पल कलर है ऑफ KMnO4 इट डिसअपियर्स, डीकलराइज हो जाता है और ये कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है हमारा। ओके। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिख दें तो लेमन जूस में हमारा सिट्रिक एसिड होता है प्रेजेंट। जो अब अगला है हमारा वो है अगला पार्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक का, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है। अब जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हम ऑब्जर्व करते हैं जो हमारा बीकर या जिस टेस्ट ट्यूब में हमारी रिएक्शन हुई है उसके बॉटम को टच करके। ओके। हर बार वैसे इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टच द टेस्ट ट्यूब बिकॉज समटाइम्स ज़्यादा हॉट हो जाती है। तो टेम्परेचर कैसे चेंज होता है? तो फॉर एग्जांपल क्विक लाइम, आपने नाम सुना ही होगा। क्विक लाइम जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये रिएक्ट करता है हमारा वाटर के साथ, और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है दैट इज स्लेग्ड लाइम। बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। और स्लेग्ड लाइम जब बनता है तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये एक्सोथर्मिक में आपको आगे बताऊंगा क्या होता है, यानी इसमें एक हीट बहुत इवॉल्व होती है इस प्रोसेस में। तो हीट इवॉल्व हुई है यानी जाहिर सी बात है कि आपका टेम्परेचर इसमें बढ़ा होगा। तो जो ये केमिकल रिएक्शन है बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड H2O जिसमें स्लेग्ड लाइम बन रहा है, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि जो इसका टेम्परेचर है बीकर का वो बढ़ जाता है। ठीक है। अब जो हमारा अगला एक कैरेक्टरिस्टिक है और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज चेंज इन स्टेट, यानी किस स्टेट में जो प्रोडक्ट है वो आता है रिएक्टेंट से अलग। अब स्टेट का मतलब इसमें आता है जो हमारी तीन स्टेट्स होती हैं,
सॉलिड लिक्विड गैस हम अगर कंसिडर करें केमिस्ट्री के टर्म्स में, तो इसमें चेंज आता है उसकी स्टेट में। अब स्टेट तो ये भी चेंज हो सकता है, जैसे अगर कोई पेपर है, जब उसे बर्न करेंगे तो पेपर ऑन बर्निंग गिव्स अस ऐश, सिर्फ राख ही बचती है, तो ये भी एक तरीके से उसकी स्टेट चेंज हो गई है। अब सॉलिड लिक्विड गैस की अगर हम बात करें, जो हमारे मेन स्टेट्स हैं 3, उसमें अगर एक कैंडल है, तो जब कैंडल हमने जलाई है तो जो कैंडल है वो तो एक सॉलिड है, तो सॉलिड के बाद जब वो जलती है तो वैक्स बनती है, तो सॉलिड से वो लिक्विड में हो जाती है, और जो उसके फ्यूम्स जाते हैं दैट इज़ अ गैस। ठीक है, तो ये हमारा कैंडल का केस हुआ। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि चेंज इन स्टेट कैसे होती है, वो इन रिएक्शन से हम बता सकते हैं। और भी कई रिएक्शंस हैं जिनके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन और कुछ रिएक्शंस होती हैं जो ये सारी भी या मोर देन वन हमारे कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकती है। जैसे कोई एक ऐसी भी रिएक्शन हो सकती है जिसमें कलर भी चेंज हो रहा है, साथ ही में टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो ऐसी कई रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक बताई थी जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट H2SO4 वाली, जो हमारी ये थी जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, तो इस रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज होता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर राइज भी हो जाता है। तो इसलिए मतलब कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो जिनके इक्वेशन तो अभी हम बाद में फॉर्म करना आपको मैं बताऊंगा, तो कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। तो जो केमिकल इक्वेशन वाला टॉपिक है वो भी हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इस चैनल के फर्स्ट वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ भी आपको कमी लगी हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, जिससे आगे मैं आने वाली वीडियोज़ में मैं इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू, और हो सके तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।